क्वेश्चन होमवर्क थे। तो इसमें एक जो है क्या था, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू डिपॉजिट 100 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंटेनिंग Al2O3 यूजिंग अ करंट ऑफ 125 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो वेट दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं उसको पहले देखा करो, है ना। तो वेट इज इक्वल्स टू 100 ग्राम दिया हुआ है। फिर किसका बोल रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3, तो इसका रिएक्शन लिख लो 2Al3 प्लस O2 O3 चलो इसको उतना देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का जो है 3+ चार्ज होता है। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है, करंट दिया है I इज इक्वल्स टू 125 एम्पियर। डायरेक्ट हमको फॉर्मूला में रख के इसको करना है, तो हो जाएगा W इज इक्वल्स टू MIT/NF। यहाँ पे W दिया है 100, M दिया हुआ है, M कितना है एल्यूमिनियम के लिए 27 इंटू I दिया है 125। टाइम हमको निकालना है अपॉन N, ये जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 3 है इसका, और फैरेडे कांस्टेंट जो होता है कितना होता है 96500। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं कैंसिल कर देती हूँ, 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा, यहाँ पे T इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 इंटू 96500 अपॉन 9 इंटू 125। आ जाओ कुछ, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको और कैंसिल करो, ये 100 25 4 ज़ा 25 5 ज़ा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 9 ज़ा 45 और 5 3 ज़ा, ये होगा 4 इंटू 19300 अपॉन 9। इसको और सॉल्व करेंगे, इसको ऐसा कर लो 4 इंटू 193 इंटू 100 अपॉन 9। 9 से इसको कैंसिल करो, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9 10 11 12 13 40, 9 4 ज़ा 36। तो ये होगा 4 इंटू 21.4 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 ज़ा 16, 4 5 4 2 ज़ा 8। तो इसको और ऐसे लिख सकते हो 85 ये हो गया सेकंड में। ये वाला जो एक होमवर्क था ना, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू डिपॉजिट 100 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक एप्लीकेशन से पहले जो था क्वेश्चन, ठीक है, इसका इतना आ रहा है। देखो कुछ छूटा तो नहीं है ना, यहाँ पे 100 ग्राम दिया हुआ है वेट,
ठीक है, तो मैंने 100 लिखा। मॉलिक्यूलर वेट एल्यूमिनियम का 27 होता है। फिर करंट जो है 125 एम्पियर। टाइम निकालना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 × 96500। ठीक है, तो 3 3 कैंसिल किए, 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा। फिर इसको इधर शिफ्ट किए टी के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 100 × 96500 अपॉन 9 × 125। ठीक है, फिर इसके बाद इसको कैंसिल किए, ये 25 4 ज़ा होता है, 25 5 ज़ा होता है, 5 1 ज़ा, तो ये इतना बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 19300 अपॉन 9। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए, 4 × 193 × 100 कर दी। यहाँ पे ये 9 से कैंसिल करी तो ये 21.4 आया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करी तो ये इसका आया 85.6 × 100। अब इसको ये ज़ीरो को ला दूंगी तो यहाँ पे 2 ज़ीरो लग जाएगा, है ना, और यहाँ पे 1 पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट इधर आ जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड। ठीक है, बस इसमें रख के फॉर्मूले में रख के बस इसका वैल्यू निकालना है। वो 9 तो ऊपर में था ना। 9 ये इधर गया ना, ये टी के रिस्पेक्ट में, तो ये ऊपर चले गया और ये नीचे आ गया, है ना। ये टी के रिस्पेक्ट में निकाले तो ये वाला वैल्यू ऊपर चले गया और इधर वाला नीचे आ गया। इधर यहाँ पे पॉइंट है ना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था हाउ मैनी आवर्स डज इट टेक टू रिड्यूस 3 मोल्स ऑफ Fe3+2 फेरस टू फेरिक टू फेरस विथ 2 एम्पियर करंट, है ना, ये वाला था। तो इसमें भी टाइम निकालना है और इसमें मोल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो कैपिटल N बोला है ना, तो मोल्स N इज इक्वल्स टू क्या था, IT/NF। ठीक है, तो यहाँ पे मोल्स कितना दिया हुआ है, 3 मोल्स, है ना। 3 इज इक्वल्स टू क्या निकालने बोला है, इसमें भी टाइम निकालना है आवर्स में, और 2 एम्पियर करंट दिया हुआ है। तो 2 × T अपॉन 1 × 96500, तो T इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 × 96500 अपॉन 2। इसको कैंसिल कर दो, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 और ये 5 0। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3 0 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 7, 8 3 ज़ा 24, 2 4 3 ज़ा 12 13 14। ये आया सेकेंड में। अब इसको आवर्स में चेंज करना है बोल रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 120 करना पड़ेगा, सॉरी 160 × 60 करना पड़ेगा, 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। ठीक है, या ऐसे लिखो 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 मिनट। तो 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, 1/60। तो यहाँ पे कितना दिया, 1444750 सेकेंड हो जाएगा, 1/60 × 1444750 मिनट। ठीक है, फिर इसको आवर्स में चेंज करना, तो फिर से वही करो, ये मिनट में चेंज हो गया
तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 आवर, तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 आवर। तो यहाँ पे ये पूरा ले आ जाएगा 1/60 इंटू 144,750 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 इंटू 1/60 इंटू 144,750 आर, ये आर में चेंज हो गया। कितना आएगा देखो, 40.208, ठीक है, 40.208 आवर्स। अगर कैलकुलेटर अलाउड होगा तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल लेना, नहीं तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही ज़्यादा उतना टफ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट छूट गया था, 1 फैरेडे, जिसकी वैल्यू हम लिखते हैं 96500 कूलम, कूलम चार्ज, ठीक है। इसी की वैल्यू भी चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब जो एटम्स होते हैं उनमें बहुत जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनका हम बोलते हैं कि जो एक ग्राम मॉलिक्यूल में हम बोलते हैं कि कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, ठीक है। जो ये क्या है, किसका है, ये एवोगैड्रो कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 मोल, है ना, दोनों में ही क्या होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका 1 मोल के लिए बोल रहा है, तो 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 होते हैं। इंटू चार्ज हो जाएगा, है ना। तो यही जो चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट वन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब ये जो फैरेडे होता है 1 फैरेडे, है ना, यही क्या होता है, चार्ज जो है 1 मोल के लिए जो सब ये जो है वैल्यू, यही वैल्यू जो है वो क्या होती है 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी कहलाती है, ठीक है। तो इसको भी फैरेडे का जो कांस्टेंट है वो तो लेते ही हैं, साथ में यदि हमको 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस दिया हुआ है उसका चार्ज, तो वो भी कितना हो जाएगा 1 फैरेडे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको और कैसे लिख सकती हूँ, 96500 कूलम फैरेडे required to deposit 1 gram equivalence of substance
तो ये हो जाएगा 1 फैरेडे हो जाएगा 1/9650 ग्राम इक्विवेलेंट, या फिर बोल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट को ही क्या बोलते हैं, कैपिटल ई। तो ये हो जाएगा E/96500, मतलब फेरेडे और क्या हो सकता है, अगर ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म्स में दिया है तो E/96500। ई इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, ई निकाले थे ना हम लोग, है ना। M/N की वैल्यू ई कहलाती थी। अच्छा अभी आया नहीं आएगा इसमें आगे है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना। ठीक है, मिटा दूं। फिर ये तो ग्राम के टर्म्स में हो गया, है ना। अगर सब्सटेंस लेंगे तो इस फॉर्म में निकालेंगे, लेकिन यदि वॉल्यूम के टर्म्स में होगा, लिक्विड होगा यदि कोई सॉल्यूशन, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है, बस इसमें वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन में ही आएगा ये, कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस liberated at electrode at standard condition। तो ये हो जाएगा n × 22.4 इज इक्वल्स टू IT/NF × 22.4। वॉल्यूम के टर्म्स में हो गया ये, इसी को VL इज इक्वल्स टू IT/NF × 22.4। लीटर के फॉर्म में ये, अगर लीटर में निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला रखोगे, और अगर ml के फॉर्म में निकालना है तो ये हो जाएगा VML इज इक्वल्स टू IT/NF 22400 ml। फिर देख लेना कौन सा नंबर था ये, फर्स्ट सेकेंड था, थर्ड है, when number of electron is given in place of charge। यदि चार्ज की जगह पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा W/M इज इक्वल्स टू IT/NF। ये होता है, या इसको ऐसा लिखो MIT/NF। तो इसमें IT/F इसके जगह पे हो जाएगा M/N इलेक्ट्रॉन फॉर एटम और इलेक्ट्रॉन फॉर टोटल नंबर ऑफ एटम। ठीक है, यहाँ पे ये जो है, ये जो भी एटम है उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या, और यहाँ पे जो है एवोगैड्रो संख्या आएगी। ठीक है, तो ये आएगी आपकी, जितना एटम होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो ये जो है एवोगैड्रो नंबर होगा, या इसी को और ऐसा लिख सकते हैं M/N इंटू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आया था ना
वो क्या था, मोल्स ऑफ जो भी सब्सटेंस लोगे वो उसका मोल्स पूछा था, और यहाँ पे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आया था, ये इधर पे आएगा। तो यहाँ पे IT/F की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वही इसके एवोगैड्रो नंबर होंगे, जितने एटम होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहाँ पे इसके जगह पे और क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला है, W = m/n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ठीक है। अभी जो ग्राम इक्विवेलेंट बता रही थी वही, उसी को ही, W/m = IT/NF। इसको n को मैं इधर लिख देती हूँ, तो W/n अपॉन कैपिटल M = IT/F, और यही n/m, मतलब E क्या होता है, m/n होता है। तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, W/E = IT/F। तो E है ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। देखो ग्राम इक्विवेलेंट आप लोग ना उसमें भी पढ़ते हो, जो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी होता है, पिछले क्लास में थोड़ा हिंट दे रही थी ना, वो यही है। ग्राम इक्विवेलेंट मतलब जो आपका नॉर्मेलिटी मोलैरिटी से रिलेट करता है। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका जो है फॉर्मूला क्या हो जाता है, W = m इंटू ठीक है। वेट इसका, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, मोलैरिटी जो होता है W × 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब कि मोलैरिटी क्या होता है कि आप कितने मोल सब्सटेंस को सॉल्यूशन में डालें, जिससे उसकी, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस आप ऐसा थोड़ी ना कि एक मुट्ठी कुछ मिला दो, जैसे शुगर सॉल्यूशन बना रहे हो तो एक मुट्ठी सॉल्यूशन शुगर मिला दो और 100 ml पानी ले लो, या कोई भी अमाउंट में पानी ले लो, है ना। तो ऐसे हम नहीं बनाते कोई भी सॉल्यूशन, हम एक निश्चित कंसंट्रेशन के लिए बनाते हैं, तो उसका कंसंट्रेशन भी हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, ठीक है। तो यदि हमको मोलैरिटी के टर्म्स में निकालना रहता है तो हम मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या बनता है, ये क्या कहलाता है, इसकी मोलैरिटी कहलाती है। वैसे ही एक होता है नॉर्मेलिटी, इसमें जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस लिए हैं, नॉर्मेलिटी में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस required to form per liter of solution।
तो यहाँ पे हो जाएगा वेट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट इंटू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 1000 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, इधर मॉलिक्यूलर वेट था और इधर क्या था, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो यही इक्विवेलेंट वेट को ही ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक है, सेम ही है, इसी को ही ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम इक्विवेलेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो होता है इक्विवेलेंट वेट, सॉरी उल्टा होगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। ठीक है, ये एक्स कहलाता है एक्स फैक्टर, या इसको बोलते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस OH माइनस और इलेक्ट्रॉन इन एनी सब्सटेंस, ये एक्स फैक्टर। ठीक है, तो इसमें अलग अलग के लिए, जैसे एसिड है, H प्लस आयन की बात करें मतलब एसिड की बात करें, OH माइनस आयन की बात करें मतलब और बेस की बात करें, और इलेक्ट्रॉन की बात करें मतलब कोई मेटल की बात कर रहे हैं, सबका एक्स फैक्टर अलग अलग होता है। जैसे HCl है, ठीक है, तो इसको हम डिसोसिएट करेंगे तो H प्लस प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे H प्लस की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, मतलब कितना हो गया 36.5, मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 36.5। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 36.5 अपॉन 1, क्योंकि 1 एक्स फैक्टर इसका 1 है, तो 1 कितना हो जाएगा 36.5, सेम होगा मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट। लेकिन इसी के जगह मतलब मैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ले ली, तो ये हो जाएगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे H प्लस कितना हो गया 2 हो गया, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 2 हाइड्रोजन सल्फर का 32 है ना, 2 के लिए मतलब मॉलिक्यूलर वेट 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है 1 का 16, तो 4 का कितना हो जाएगा, सॉरी 64। ठीक है, सबको ऐड करोगे तो 98, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 98, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 मतलब 49। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लो, है ना, मॉलिक्यूलर वेट इसका 98 है लेकिन इक्विवेलेंट वेट 49 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंट हो गया, एक्स फैक्टर चेंज हो गया, जो है एसिड चेंज हुआ, एक्स फैक्टर चेंज हुआ, और इसका मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट वेट भी अलग अलग हो गया। ठीक है, तो यही जो इक्विवेलेंट वेट और जो है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट का जो भी जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ H प्लस आयन, नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिप्लेस होते हैं, उन्हीं का ही उसी के मतलब इक्विवेलेंट वेट डिपेंड करता है उस पर। ठीक है, तो ये इसीलिए यहाँ पे क्या ले रहे हैं M अपॉन N, N तो क्या है, वही तो एक्स फैक्टर है ना, हम लोग इसमें मेटल के टर्म्स में ले रहे हैं तो N ले रहे हैं, इसको हम W अपॉन एक्स भी W इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए M अपॉन N क्या होता है, इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं इसको। ठीक है, बेस के लिए भी सेम हो जाएगा, है ना। इसमें यदि एसिड के लिए NaOH के लिए देख रही हूँ बेस, तो ये हो जाएगा Na प्लस प्लस OH माइनस,
है ना। यहाँ पे मैंने बोला H प्लस OH माइनस और इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम OH की बात कर रहे हैं। OH यहाँ पे फिर 1 है, मतलब जितना इसका इक्विवेलेंट वेट होगा उतना ही उसका मॉलिक्यूलर वेट। Na का नहीं निकाल सकते हैं? हाँ Na का प्लस वाले का नहीं, H प्लस ये इसमें लिखा है ना, H प्लस OH माइनस या इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। हाँ, एसिड के लिए H प्लस, बेस के लिए OH माइनस, और कोई मेटल है तो इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पे अभी तक के हम जो इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर तो देख रहे थे, N मतलब जितना भी उसका प्लस चार्ज होता था, जैसे एल्यूमिनियम 3 प्लस है तो N की वैल्यू हम क्या रखते थे, 3 रखते थे, है ना। तो वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। और एसिड और बेस में H प्लस और OH माइनस आयन देखेंगे। क्वेश्चन लिखो। In the electrolysis of copper sulfate solution, how many gram of copper, how many gram of copper are plated out, हाँ PLATED, plated out on the cathode in the time that it takes place to liberate 5.6 liter of oxygen O2 at anode। देखो ट्राई करके इसको। देखो इसमें क्या बोला, लीटर में पूछा है, लीटर दिया गया है ना। और इसमें क्या बोल रहा है, ग्राम में आंसर निकालना है, मतलब वेट निकालना है आपको, ठीक है। और इसमें करंट वगैरह कुछ नहीं दिया है। VmL इज इक्वल्स टू लीटर में दिया है ना। IT/NF 22.4 लीटर,
इसको क्या करो, ml में चेंज कर दो। कितना दिया हुआ है 5.6 इंटू 1000 करोगे तो ml में चेंज हो जाएगा, और इधर का क्या हो जाएगा 22400, ये भी ml में चेंज हो गया। ठीक है, 5.6 लीटर में दिया है तो उसको ml में चेंज करने के लिए इंटू 1000 करोगे, और इधर तो हम कर ही चुके थे, ml में इतना लिखे थे। अब यहाँ पे IT N जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 होगा, कॉपर सल्फेट है ना, तो कॉपर सल्फेट जो है Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे ये N की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो N की वैल्यू यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अब ये IT/F, इसके जगह IT/F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 5.6 इंटू 1000 अपॉन 22400। फिर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हम क्या देखते हैं IT/NF। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू रखना है तो रख भी सकते हो, नहीं भी रखना है तो N भी रख सकते हो, NF कर दो, इसको मत रखो अभी। ठीक है, यहाँ पे IT/F की वैल्यू हमें मिल गई है, IT/NF की वैल्यू, ठीक है, ये होगी। तो इसका हम वेट निकाल सकते हैं। तो वेट कॉपर का कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना लिखाई थी 63.5, तो वेट हमको निकालना है 63.5 इज इक्वल्स टू 5.6 इंटू 1000 अपॉन 2 इंटू 22400। ठीक है ना, ये ऊपर होगा। ये IT, एक मिनट, IT/F, ये N इधर जाएगा ना, ये N इधर जाएगा, ये IT/F ही लिखो, कंफ्यूज हो रहा है। IT/F का 5.6 इंटू 1000 अपॉन N 22400। IT/F की वैल्यू हम लिखे हैं इंटू N, तो यहाँ पे 2 इधर आएगा। ठीक है, ऊपर आएगा ना 2, तो वेट इज इक्वल्स टू, यहीं पे कैंसिल कर दो इसको, यहाँ पे 2 1 जा 1 1 2, वे W अपॉन 63.5 इज इक्वल्स टू 5.6 इंटू 10 ना, ये 0 बचा है यहाँ पे, अपॉन 112। अब वेट इसको इधर ले जाओ, मॉलिक्यूलर वेट को, तो W इज इक्वल्स टू 5.6 इंटू 10 इंटू 63.5 अपॉन 112। सॉल्व करो, कितना आएगा, इसको पॉइंट को हटा दो तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे कैंसल हो जाएगा। 56 2 जा होता है 112। ठीक है, और यहाँ पे 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 7 जा 317.5 अपॉन 10, और इसको और क्या लिख सकते हैं 31.75 ग्राम। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के देगा, थोड़ा थोड़ा ही चेंज कर देगा, है ना, ऐसा लगेगा बहुत टफ है, लेकिन अगर फॉर्मूला पता है तो बन जाएगा। और जितने भी फॉर्मूला मैं करवाते जा रही हूँ, एक अलग से फॉर्मूला कॉपी बनाओ, ठीक है, और उसमें सब केमिकल काइनेटिक्स सब जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उसको लिखते जाओ, है ना, ताकि और क्वेश्चन जब सॉल्व करो तो उस फॉर्मूले कॉपी को अपने पास रखो, है ना,
तो उसको और पहले खुद से बनाने की कोशिश करो, आंसर मत देखा करो। अभी जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ पहले अपने से बनाया करो, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको फॉर्मूला याद होंगे, है ना। नहीं तो क्या होगा, एग्जाम के टाइम में भूल जाते हो। तो फॉर्मूला याद बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी याद होगा, ठीक है। अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन बस सॉल्व करो, उसमें आपका याद हो जाएगा। और ये लास्ट मोमेंट के लिए भी बहुत काम आता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में इतना सारा पढ़ने का तो टाइम नहीं रहता। एक दिन पहले बस फॉर्मूला कॉपी देखो, है ना। फिर चाहे वो फिज़िकल का हो, इनऑर्गेनिक का हो, ऑर्गेनिक का हो, सबका वैसे। ऑर्गेनिक का भी जो जो नेम रिएक्शन है इन सब का एक फार्मूला बना के रख, मतलब क्या क्या होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स उसके, बहुत सारे रिएक्शंस उसमें, वही तो याद नहीं रहता क्या प्रोडक्ट बनेगा। और कई बार ठीक है नेट में बहुत टफ पूछता है, लेकिन सेट वगैरह में तो सिंपल पूछता है ना। तो उसका क्या प्रोडक्ट है वो याद रहेगा तो वो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। मोल्टन एल्यूमिनियम क्लोराइड is electrolyzed with current of 0.5 ampere is electrolyzed with current of 0.5 ampere to produce 27 gram Al3 plus. Then first लिखो इसमें how long did current passed second लिखो how many equivalents of aluminium are formed. How many equivalents of aluminium are formed? How many gram atom? Next लिखो third, how many gram atom bracket में moles of aluminium are formed. How many gram atom bracket में moles bracket close of aluminium are formed. How many electron, next लिखो how many electron are used. How many electron are used. Next लिखो how much Faraday are used. How much Faraday are used. Next how many liter of chlorine Cl2, how many liter of chlorine are formed at anode. ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोला है, टाइम निकालने बोला है। हाँ तो सबसे पहले तो क्या क्या दिया है वो लिखा करो, है ना। आई दिया है 0.5 एम्पियर और क्या दिया है 27 ग्राम, ठीक है। वेट दिया है 27 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट हमको पता है 27 ही होता है एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो यहाँ पे W = MIT/NF,
पहले में टाइम पूछा है, ठीक है। इसमें वेट दिया है 27, मॉलिक्यूलर वेट 27 हमको पता है, आई दिया है 0.5, टी निकालना है n 3 इंटू 96500, तो टी हो जाएगा इसमें ये 27 कैंसिल हो गया, t इज इक्वल्स टू 3 इंटू 96500 अपॉन 0.5। यहाँ पे पॉइंट हटा दो, इधर 10 लग जाएगा, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 96500 इंटू 6, ये हो जाएगा 0 0 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36 और 39, 3 54 और 57 सेकेंड। और इसमें तो कुछ ऐसा बोला नहीं है यूनिट वगैरह, तो इसको ऐसे ही रहने दो। क्यों 10 क्यों लिया करना? ये पॉइंट हटा के, हाँ। फिर सेकंड पूछा है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या था? W अपॉन E इज इक्वल्स टू IT बाई F, ठीक है। इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम है ना। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, मतलब ये जो है ग्राम इक्विवेलेंस होता है नीचे वाला, है ना। और इसको पूरा लेने पे ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहलाता है। W अपॉन E इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। समझ में आया? ये जो है ग्राम इक्विवेलेंस है और ये वेट है, ये भी ग्राम में है, तो हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो W अपॉन E नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया? IT बाई F के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे I की वैल्यू 1.5, T हमने निकाला है 579,000 अपॉन 96500, यहाँ पे 0 0 कैंसर, यहाँ पे 10 इधर आ जाएगा, 1 0 इधर और कैंसर, क्या बचेगा? 5 इंटू 579 अपॉन 965, तो इसको कैंसिल करो, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, 579 डिवाइडेड बाय 193 कितना आ जाएगा? 3 जा जाएगा क्या? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 2, हाँ 3 ज़ा पूरा जा रहा है ना, तो 3 579, तो इसका आएगा 3। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे? 3 हो गए। फिर क्या पूछा है? हाउ मैनी ग्राम एटम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब कैपिटल N निकालना है। कैपिटल N क्या था? IT बाई NF, ठीक है। IT बाई NF की वैल्यू हमने IT बाई F की वैल्यू निकाला, कितना आया? 3 अपॉन N की वैल्यू 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है एल्यूमिनियम के लिए? 3 है, मतलब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये वाला N इज इक्वल्स टू IT बाई NF होता है, नंबर ऑफ मोल्स। अब ये IT बाई F ये हमने अभी निकाला, कितना आया? 3 आया, ठीक है। और N क्या है एल्यूमिनियम के लिए, तो ये भी 3 हो जाएगा, तो 3 बाई 3 1 हो जाएगा। फिर फोर्थ क्या है? नंबर ऑफ
हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड। अब इसमें इलेक्ट्रॉन वाला पूछ रहा है, मतलब W इज इक्वल्स टू M अपॉन N इंटू N अपॉन NA, ये वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पूछ रहा है ना, यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो वेट 27, मॉलिक्यूलर वेट भी 27, N3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, Na एवोगेड्रो नंबर है, इसको ऐसे लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, है ना, अगर ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। अगर ऑप्शन में दिया है 6.023 इंटू 10⁻23 वाले फॉर्म में तो उसको लिखना, नहीं तो ऐसे ही सॉल्व कर देना। तो ये 27 कट गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 इंटू Na। उसके बाद क्या पूछा, हाउ मच फेरेडे आर यूज्ड, ठीक है। तो फेरेडे बताई मैं क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू फेरेडे, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमने निकाला है कितना 3, तो ये 1 है अगर ग्राम इक्विवेलेंट तो फेरेडे 1 हो जाएगा, तो 3 है ग्राम इक्विवेलेंट मतलब फेरेडे भी क्या हो जाएगा 3, तो 3 फेरेडे। और लास्ट पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ क्लोरीन आर फॉर्म्ड एट एनोड, ठीक है। तो लीटर पूछ रहा है, लीटर में तो क्या हो जाएगा 6 VL इज इक्वल्स टू IT/NF 22.4। IT/F की वैल्यू हमें पता है कितनी थी 3 थी ना, 3/3 इंटू, तो कितना आ जाएगा 22.4 ही आएगा। एक मिनट, अच्छा इसमें क्लोरीन का पूछा है ना, क्लोरीन का पूछा है तो ये N3 नहीं आएगा, क्लोरीन का पूछा है C क्या है Al कितना था, एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना, Cl2 के फॉर्म में पूछा है ना, तो ये 2Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2Cl माइनस है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 3/2 होगा, है ना, तो ये 1.2 होगा, 3 2 ज़ा 6, तो कितना हो जाएगा 33.6 लीटर। इसको उसमें भी चेंज कर सकते हो ml में, तो इंटू 1000 कर दोगे, है ना, तो 33.6 लीटर या 33600 ml। ठीक है, चलो अब इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
lost or gained during the electrolysis of फर्स्ट लिखो 2 ग्राम ऑफ क्लोरीन Cl माइनस, 2 ग्राम ऑफ Cl माइनस, हाँ Cl माइनस. सेकेंड लिखो 1 ग्राम ऑफ Zn2 प्लस, 1 ग्राम ऑफ Zn2 प्लस. ठीक है. फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. 0.35 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.35 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन were passed through 3 electrolyte solution connected in series if the solution are of Ag plus R of comma Cu2 plus and Au3 plus, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड. then calculate amount of each metal deposited at cathode of each cell. नेक्स्ट लिखो हाउ लॉन्ग इट टेक. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ यूनिफॉर्म करंट of 6 ampere to deposit 78 gram gold Au, to deposit 78 gram Au from a solution of AuCl4 minus. AuCl4 माइनस. ठीक है. इसमें जो है Au3 ही होगा, इसमें भी है ना. N की वैल्यू 3 ही होगी. Au3 प्लस. वॉट मास, आगे लिखो उसी के. वॉट मास ऑफ chlorine gas will be formed. What mass of chlorine gas will be formed chlorine gas will be formed simultaneously at the anode of electrolytic cell. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. फाइंड द चार्ज इन कूलम on 1 gram ion of 1 gram ion of N3 minus
3 माइनस, नाइट्रोजन है नाइट्राइट के फॉर्म में, N3 माइनस। नेक्स्ट लिखो, अ मेटल वायर carries a current of 1 ampere, full stop. How many electron passed at a point in wire in 1 second? Next question, 250 ml of copper sulfate solution 250 ml of copper sulfate solution was electrolyzed using a platinum anode and copper cathode, full stop. A constant current of 2 milliampere, मिली है मतलब 2 into 10 to the power 3 हो जाएगा, है ना। 2 milliampere was passed for 16 minutes. It is found after, full stop करके, it is found after electrolysis. The absorbance of solution was reduced to 50% of its original value. 50% of its original value. Calculate the concentration of copper sulfate solution. Concentration of copper sulfate solution to begin with. एक क्वेश्चन और लिखो, how much current is necessary to produce H2 gas at the rate of 1 cubic centimeter per second. 1 cubic centimeter per second. ठीक है, ये पूरा होमवर्क है, इसको कल ट्राई करके देखना। तो ये सब पूरा किस में था? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे में था, ठीक है।
अब है सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे में बहुत सारे, अभी जो है फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा था, एक ही सॉल्यूशन का पढ़ा था, ठीक है। अब सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे में बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, लेकिन इसमें सभी का सॉल्यूशन जो है वेट जो है उसमें क्या था, वेट जो है किस पे डिपेंड कर रहा था, चार्ज पे। लेकिन यहाँ पे एक ही सीरीज में, जब आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे, जब सीरीज में देखते हैं तो वहाँ पे करंट डिवाइड नहीं होता है ना। दो आप देखते थे, एक होता था सीरीज में और दूसरा पैरेलल में, है ना। एक सीरीज में होता था तो जिसमें करंट डिवाइड नहीं होता था, और पैरेलल में डिवाइड होता था। तो यहाँ पे ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में है। तो यहाँ पे जो है सीरीज, इन सीरीज करंट डज नॉट डिवाइड। तो यहाँ पे वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। बस यही है इसका, W1 रेशियो, W2 रेशियो, W3 रेशियो इज इक्वल्स टू E1 रेशियो, E2 रेशियो, E3, है ना। और यहाँ पे जो हम लिखते हैं W इज इक्वल्स टू EIT बाई F, तो ये पूरा जो टर्म है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है। मतलब W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है सेकेंड लॉ में, फर्स्ट लॉ में बस है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टेंस, चालकता। कंडक्टेंस तो पता ही है, जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, वही उसकी क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस कहलाता है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। मतलब कोई भी हम कंडक्टेंस कैसे देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, मेटल तो कभी मूव नहीं कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो यहाँ पे वायर में क्या है, कॉपर वायर है ना, जिससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल तो अपनी जगह है, सिर्फ क्या ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन कितनी किसी सब्सटेंस की कैरिंग कैपेसिटी है, कितने अमाउंट में इलेक्ट्रॉन वो रख सकता है, वही क्या कहलाता है, उसका कंडक्टेंस कहलाता है, ठीक है। अब ये जो है आपको पता है तीन होते हैं, एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है सेमीकंडक्टर, और तीसरा होता है इंसुलेटर,
ठीक है। कंडक्टर जो क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती, करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। सेमीकंडक्टर एक टाइम में वो जो है इंसुलेटर की जैसे काम करता है, लेकिन जब हम उसको चार्ज करते हैं या जैसे एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर देखते हैं, उसमें जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो वो क्या हो जाते हैं, कंडक्टर की जैसे जो है काम करने लगते हैं, तो इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ग्रेफाइट वगैरह होता है, ये सब है ना। और नेक्स्ट इंसुलेटर है, इंसुलेटर में जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो कंडक्टर है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है, तो मेटेलिक कंडक्टर में कंडक्टेंस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल में जो देखते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण करंट जनरेट होता है, तो वो मेटेलिक कंडक्टर कहलाता है। और इलेक्ट्रोलिटिक में कंडक्टेंस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, जो सॉल्यूशन होते हैं है ना, उनमें क्या होता है, आयंस का मूवमेंट होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो उनको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्टेंस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, तो यहाँ पे मेटल डज नॉट मूव, ओनली इलेक्ट्रॉन मूव्स। और इसमें क्या हो जाएगा, metal moves in the form of ions। मेटल्स जो आयनिक फॉर्म में टूटते हैं और वो आयंस के फॉर्म में वो मूव करते हैं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर metallic conductance decreases। और इसमें on increasing temperature electrolytic conductance increases। ठीक है, तो ये कंडक्टेंस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में जो है इसमें मैं बताऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, फिर उसके बाद उसमें जो ओम्स लॉ वगैरह है वो सब इसमें आगे देखेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन ट्राई करना सॉल्व करने का, है ना, फर्स्ट लॉ वाला। हाँ,